से आज हम टॉपिक करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी। एक दो कॉन्टिन्यूअस बॉडीज देखेंगे उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, उसके बारे में करेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी क्या होती है? हमें पता है कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके जो डिस्टेंसेस है डिफरेंट पार्टिकल्स के वो चेंज नहीं होते। मान लो मेरे पास ये बॉडी है, तो यहाँ पर मेरे पास अलग अलग पार्टिकल्स हैं विद डिफरेंट मासेस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल नेवर चेंज। अगर इसका और इसका डिस्टेंस जितना है, कुछ भी मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कुछ भी निकालना है तो सेम ही रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास वगैरह निकालना है, कुछ भी करना है, उनके बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज होता। अगर मैं इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी बेस अप्लाई कर रही हूँ, यानी कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है, मोशन आ रहा है, डिस्टेंस नहीं चेंज होगा उनके बीच का, यानी कि जो फॉर्म है वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा भी दी जाए तो ये बॉडी मोशन में आती है ना, ये तो हमें पता है। एक तो होता है ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन क्या है? मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरे पास M1 है, सॉरी एक ही ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैंने मोशन अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई की, ये ट्रांसलेशन मोशन में आया, ट्रांसलेशन मोशन में आया। ठीक है, ये यहाँ तक पहुंच गया, ये M1 है, ये M2 है, ये M3। ठीक है, मोशन होने के बाद भी जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वही पे रहेगा, लीनियर नहीं है ये। ट्रांसलेशन मोशन में घूम फिर के आएगा, यानी कि मान लो पहले M1 यहाँ पे आ गया, M2 यहाँ पे आ गया, M3 यहाँ पे आ गया इस वाले में, फिर वापस के, बट वो जब होगा ना हमारे पास, वो सारे के सारे पार्टिकल्स जो होंगे सेम ही वेलोसिटी से मूव करेंगे। यानी कि इसकी वेलोसिटी मान लो मेरे पास है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी सभी इसके सभी पार्टिकल्स ने इतनी वेलोसिटी गेन करी, इसकी भी इतनी होगी, इसकी भी इतनी होगी, अगर वो यूनिफॉर्म है सब। ठीक है, तो सेम अगर वो फ्लो होगा तो सेम वेलोसिटी वो फ्लो भी होगा, सेम तरीके से उनकी वेलोसिटी क्रिएट होगी। ये हो गया ट्रांसलेशन मोशन। फिर रिजिड बॉडी जो है, अगर मेरे पास है रिजिड बॉडी, रोटेशनल मोशन में आ जाए, अगर मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर दूं तो इसको इस तरफ घुमा दूं तो ये इस तरह से इधर आ जाएगी, तो क्या पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा? ये M1 है, ये M2। अब यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पे भी था M1 M2 M3 के बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ, वैसे ही रहा। ये M1 है, ये M2 है, ये M3, उनके बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा, लेकिन हाँ ये घूम रहे हैं। अब इस रोटेशनल मोशन में एक एक्सिस के अबाउट ये घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पाइवटेड है, ये फिक्स है। तो इस तरह से इसका रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशन मोशन भी हो सकता है। तो अगर सिलेंडर वगैरह हो, हमारे पास स्फीयर हो तो उसको हम रोल भी कर सकते हैं, रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट हमें आगे आएगा चैप्टर। तो रिजिड बॉडी का तो पता चल गया किस तरह के, दो तरह के मोशन में ही आ जाती है। फिर बात आती है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम हमें लैटिन वर्ड से मिला है। लैटिन में एक वर्ड होता है लिब्रा। इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेबिलिटी आना, शांत हो जाना, एक फॉर्म ऑफ स्टेट में आ जाना, सॉरी फॉर्म ऑफ रेस्ट, रेस्टनेस या एक स्टेबिलिटी में आ जाना। तो रिजिड बॉडी कब मैं कहूंगी कि इक्विलिब्रियम में होगी? टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होगी? जब लीनियर मोमेंटम, हमने पढ़ा 9th 10th में, जब मेरे पास लीनियर मोमेंटम। तो एक टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम जो हमने कल ही करा है। जब लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम जो है रिजिड बॉडी के, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे विद टाइम। कांस्टेंट विद टाइम का मतलब देखो, ट्रांसलेशन मोशन में हमारे पास तो लीनियर मोमेंटम हम निकालेंगे, है ना। ये रोटेशनल में हम कौन सा निकालेंगे? एंगुलर। बॉडी कोई भी तरह का मोशन कर रही हो, कोई भी तरह के मोशन में हो, ये दोनों चीजें जब कांस्टेंट होंगी, मतलब कि एक तरह से वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो रही है, ये दोनों चीजें जब कांस्टेंट होगी तो उस वक्त क्या विद रिस्पेक्ट टाइम जब ये चीजें कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट इन द सेंस वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है दोनों की। वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तब
कोई भी रिजिड बॉडी हम कह देंगे कि इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करे तो उसे वेलोसिटी से घूमता रहेगा, या उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से इस तरह से मूव करता रहेगा। ठीक है, तो कोई भी बॉडी अगर लीनियर, अगर कोई भी बॉडी में कह दूं कि इक्विलिब्रियम में है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा तो सेंटर ऑफ मास, देखो एंगुलर मोमेंटम क्या फॉर्मूला था हमने कल किया था, आर सी यानी कि आर एम वी। लीनियर मोमेंटम का क्या है, एम इंटू वी। अगर ये दोनों कांस्टेंट है दैट मींस वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। अगर ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, जीरो। कांस्टेंट की डेरिवेशन जीरो हो जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी जब इक्विलिब्रियम की स्टेट को अचीव करती है उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन जो होती है ऑफ इट सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो, और जो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी जीरो हो जाएगी अबाउट एक्सिस। ऑब्वियसली वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ होगा। एंगुलर वेलोसिटी ही जब, इसमें तो कांस्टेंट ही लेते हैं देखो, तो कांस्टेंट हो ही जाएगी जब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। इवन हम रोटेशन में इसको कांस्टेंट ही अज्यूम करेंगे क्योंकि हर एक पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट ही होती है तो अल्फा तो ऑब्वियसली जीरो हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो डी ओमेगा ओवर डी टी होता है। अभी ये चीजें हमें पता लगी। अभी देखो ये दो तरह के इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, एक हो रहा है हमारे पास ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, एक होता है रोटेशन इक्विलिब्रियम। इनको मैं कलेक्टिवली कह सकती हूँ कि ये दोनों के स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। ठीक है, दोनों किस फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम में है मेरे पास, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। चलो इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखो अगर मैं कहूँ ट्रांसलेशन मोशन में आए मेरे पास, ट्रांसलेशन मोशन में क्या है, सिर्फ हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी नहीं देख सकते। ट्रांसलेशन मोशन हुआ किसकी वजह से हुआ, तो वो है ही हमारी, ट्रांसलेशन मोशन ऑकर किसके कारण हुआ है, एक फोर्स अप्लाई की गई है। ठीक है, तो दैट मीन्स एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ना, तो ट्रांसलेशन मोशन कब होगा जब मेरे पास एफ नेट भी जीरो हो जाएगी। मैंने क्या किया, दोनों की मैंने बता दिया कि लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, दैट मीन्स वेलोसिटी भी क्या, दोनों की कांस्टेंट है, एंड एक्सेलरेशन एट सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। एक्सेलरेशन एट सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो, ये भी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही कांस्टेंट है। तो अगर देखो एफ क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन ही जीरो होगी एट सेंटर ऑफ मास तो मेरे पास टोटल फोर्स जो आएगी वो जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स एट एक्स एक्सिस ये जीरो होगा, एट वाई एक्सिस भी ये जीरो होगा, दैट जेड एक्सिस भी ये जीरो होगा। दिस वन इज फॉर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। एक दो दिन से इंस्टाग्राम पे ट्रांसलेशनल वो रील्स देख रही थी तो दिमाग में या मुंह में ट्रांसलेशन ही आ गया। फिर मेरे पास एक रोटेशन की कॉन्सेप्ट होता है कि रिजिड बॉडी जो है रोटेशनल मोशन भी फॉलो करती है, रोटेशनल मोशन में भी जा सकती है। अगर रोटेशनल मोशन में जा सकती है तो उस मोशन में ये इक्विलिब्रियम की स्टेट को अचीव कर सकती है। So if the body possess rotational equilibrium, उसमें मेरे पास क्या क्या चीजें आएंगी। देखिए इसमें हम कहते हैं कि अल्फा जीरो होता है, why because ओमेगा इज कांस्टेंट एट अराउंड या एट या अराउंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसमें मेरे पास फोर्स में लेके हम इसमें क्योंकि रोटेट करिए मैं क्या लूंगी, टॉर्क लूंगी, तो नेट टॉर्क भी इसमें जीरो होती है, तो उस कारण एट एक्स एक्सिस, एट वाई एक्सिस एंड एट जेड ये मेरे पास जीरो ही आएंगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो कोई भी पॉइंट हो, चाहे मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है तब मैं यहाँ पे भी ले रही हूँ, अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है रिजिड बॉडी की, तो मेरे पास जो टो है यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, पूरी बॉडी के ऊपर टॉर्क जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि
बॉडी ने इक्विलिब्रियम की पोजीशन अचीव कर लिया, अब इसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, ना तो इसके वेलोसिटी में, एंगुलर वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, ना ही इसकी एक्सेलरेशन आ रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो फिर ये टॉर्क का तो कोई कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं। ठीक है। हाँ, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, अब यहाँ पर ये चीज कम ज्यादा हो सकती है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, तो जो इक्विलिब्रियम हम कहते हैं इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम भी आता है, वो भी सारा सेम ही ट्रांसलेशन जैसे होता है, बस वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग आता है, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है। अब आगे करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इक्विलिब्रियम भी तरह तरह के होते हैं, पहले एक छोटा सा और टॉपिक कर लेते हैं। एक तो मेरे पास बेटा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब वो बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीगेन कर ले। अगर उसको थोड़ा सा भी रिलीज कर दिया गया या उसको उसकी जगह से हिला दिया गया, जैसे कि स्प्रिंग है मेरे पास, उसको मैंने ऐसे खींच के फिर रिलीज करके छोड़ दिया, वापस से उसी पोजीशन में आ गई, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो बॉडी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मिनिमम होती है। ठीक है। अब है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई भी बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उस बॉडी को मैंने डिस्प्लेस कर दिया अपने, उसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन उससे, और मतलब कि मैंने पहले इसको थोड़ा सा खींचा, ठीक है, फिर ये वापस आने लगा तो मैंने इसको पकड़ के और खींच दिया, उस वक्त इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि उस वक्त उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, और जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यानी कि मान लो अगर मैं पेंडुलम की भी एग्जांपल लूं, पेंडुलम को पहले मैंने यहाँ तक खींच दिया, फिर वो यहाँ पर आने लगा तो मैंने इसको यहाँ तक कर दिया, अभी ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, अभी यहाँ तक जाएगा, इसको वापस उसी पोजीशन में आने में टाइम लगेगा और उसी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। सिमिलरली आएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम में ध्यान दो। स्टेबल में जो है, अगर बॉडी को मैंने डिस्प्लेस कर दिया या मैंने रिलीज कर दिया, जो बॉडी है वो रीगेन कर लेगी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को। न्यूट्रल में क्या है, बॉडी रीगेन की तो बात नहीं, इट स्टेज इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इवन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड और रिलीज, वो अपनी जगह छोड़ता ही नहीं है बॉडी। ठीक है, उसको अगर मैंने थोड़ा सा पोजीशन से हिला हिला भी दिया तो ना तो वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा या कम करेगा, ना उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो डिस्प्लेस होगा, नहीं वो इधर उधर होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी जितनी है कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहेगी, दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब आते हैं मेन टॉपिक जो है हमारा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया वर्ड हमने पहले सुना हुआ है ना, नाइन्थ में थे, टेंथ में थे, फोर्थ का चैप्टर आया था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें इनर्शिया के बारे में बताया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने इनर्शिया वर्ड का तो पहले देखा ही हुआ है ना, इनर्शिया क्या होता है क्या नहीं होता।
कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि जो बॉडी है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, कि जो बॉडी है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में तब तक वैसी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी। और उसके रिलेटेड हमने इनर्शिया निकाला था। इनर्शिया क्या था? इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कोई भी बॉडी है वो कैपेबल ही नहीं है, अबिलिटी ही नहीं है उस बॉडी में कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सके। वो होता था इनर्शिया। अब ये जो इनर्शिया चीज थी हमारे पास से लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन के लिए हम कौन सा कर, हम जो मोशन कर रहे हैं बेटा दैट इज द रोटेशनल मोशन, है ना। अब आई होप इसके बाद इलेक्ट्रोकैरल लाइन हम कर रहे हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब रोटेशनल मोशन में क्या है, कोई भी बॉडी है वो रोटेट कर रही है अबाउट ए गिवन एक्स। मेरे पास ये एक मान लो रॉड है, ठीक है, इट इज रोटेटिंग अबाउट द गिवन एक्सिस एंड द एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो ये बॉडी तब तक अपनी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन को मेंटेन करेगी जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई की जाएगी तो चेंज इट स्टेट। मान लो ये बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, गोल गोल घूम रही है, पेन है तो उसको अपने मीटर से पकड़ लिया और उसको गोल गोल घुमा रही है, हॉरिजॉन्टली घूम रहा है, जैसे पंख है, पंखा घूमता है ना वैसे घूम रही है। तो ऐसे में वो बॉडी तब तक अपनी स्टेट ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं करेगी, यूनिफॉर्म रोटेशन को चेंज नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगी। दैट इज द रोटेशनल इनर्शिया। ये उसको क्या बोलते हैं हम? रोटेशनल इनर्शिया बोलते हैं। हाँ जी, उसको बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया का पता चल गया, जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है वो अपनी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन से तब तक नहीं लेगी या अपनी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन को तब तक नहीं चेंज करेगी जब तक क्या है उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई किया जाए। तो उसको हम बोलेंगे रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं थोड़ा सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखूं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट। ये टॉपिक एक मिनट पहले दोबारा स्टार्ट करवाती हूँ, अदर तो लिंक जनरेट करके, ठीक है।